ये हम सभी का सौभाग्य है कि बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने अपनी सहमति दी और वो बहुत जल्द हम लोग के बीच में अभी उपस्थित होंगे। हमारे इस सभागार में उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष इफ़को श्री बलवीर सिंह साहब, इफ़को के प्रबंध निदेशक श्री योगेंद्र कुमार साहब, समस्त अधिकारीगण, सहकारी बंधु एवं मेरे परम सम्मानित किसान भाइयों, इफ़को की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन है। जो ये आज का विषय है, बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी, ये बहुत ही सामयिक है और ये दोनों ही बिंदु हमारी पूरी धरा को एक तरह से सुरक्षित करने का काम कर सकते हैं और दूसरा बिंदु हमारे किसानों को एक लाभप्रद खेती करने का काम कर सकती है। ये दो बिंदु जो हैं, ये दोनों के दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, इसी तरह से विदिशा जनपद के सातों जिलों में, सातों ब्लॉक में किसान वहाँ पर एकत्रित हैं और बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे जनपद में इफ़को द्वारा अभी तक 25,000 पौधे उपलब्ध करा के एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्नत कृषि तकनीक के बारे में ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज के समय में ये क्यों ज़रूरी है। हमारे किसान भाइयों की जोत जो है वो छोटी होती जा रही है और उनकी खेती एक लाभप्रद खेती नहीं रह गई है। अगर खेती में हमें लाभ हमारे किसानों को पाना है, लेना है, तो उसके लिए हमें एक उन्नतशील खेती की तरफ बढ़ना होगा। उन्नतशील खेती और पारंपरिक खेती में क्या अंतर है? उन्नतशील खेती और पारंपरिक खेती में एक बहुत ही छोटा सा अंतर है, जिसमें हमें अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करना होगा। जब हमारे किसान भाई अपना फसल लेते हैं, उसके बाद जितना भी खरपतवार बचता है हम उसको जला देते हैं, जबकि वो हमारी ज़मीन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। अगर हम उसका सही ढंग से प्रयोग करें, हमें अपने सभी जितने भी फसल के अवशेष हैं उनको एकत्रित कर कर एक छोटी सी डिब्बी 25 ग्राम की आती है, जिसको बायो डीकम्पोज़र कहते हैं। बायो डीकम्पोज़र के अंदर फंगस होती है, जिसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो जितने भी खरपतवार पे या फिर फसल अवशेष पे पड़ेगा, उसको वो एक कंपोस्ट में बदल देगा। 200 लीटर पानी में इस 25 ग्राम बायो डीकम्पोज़र को हम लोग इसको उसमें डालें। 200 लीटर इसको तैयार करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम 200 लीटर पानी में 25 ग्राम बायो डीकम्पोज़र का प्रयोग करें, उसमें 2 किलो गुड़ को मिलाएं, 1 किलो बेसन मिलाएं और उसको बीच में हिलाते रहें। जब हम 15 दिन तक उसको इसी प्रकार से हिलाएंगे तो वो अपने आप में एक ऐसा
घोल बन जाएगा जो कि जितना भी फसल अवशेष है उसको जला सकता है। ये मात्र 25 रुपए का आता है, जो कि मुझे लगता है किसी भी कृषि आदान का सबसे सस्ता तरीका है। आज हमारे खेत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे खेत में सबसे बड़ी समस्या हमारे कार्बनिक पदार्थ का कम होना है, और उसके कारण जितने भी हमारे जीवाणु हैं जो फसल में एक जीवंत उसको बनाते हैं, जो हमारी खेत को जीवंत बनाते हैं, उनका कम होना ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम उनको दोबारा से ठीक कर लें तो हमारी धरती फिर से ठीक हो जाएगी और हम एक अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, एक लाभप्रद खेती प्राप्त कर सकते हैं। बायोडिकम्पोज़र के घोल को हम उस फसल अवशेष के ऊपर डालें और साथ में एनपीके कंसोर्टिया एक बायो फर्टिलाइज़र आता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों के बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन का जो बैक्टीरिया है वो पर्यावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करता है और ज़मीन में पहुंचाता है। जो फास्फोरस का बैक्टीरिया है वो फास्फेट को जो ज़मीन में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो स्थिर हो चुका है उसको अस्थिर और उपलब्ध अवस्था में करता है। अब पोटाश का बैक्टीरिया भी इसी तरीके से पोटाश को उपलब्ध कराता है। अगर हमारे किसान भाई बायोडिकम्पोज़र और एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग कर लें तो मैं यहाँ पर लिखित में दे सकता हूँ कि आपकी खाद की मात्रा आधी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ज़मीन में वो चीज़ें हैं जिसके कारण एक हम अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे जो सड़ा हुआ जो खाद है जिसमें हमने एनपीके कंसोर्टिया को डाला है उसको पूरे खेत में फैला दिया जाए खेत तैयार करते वक्त, और जब हम इसको पूरे खेत में फैला देंगे तो कार्बनिक पदार्थ भी हमारी ज़मीन में मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बैक्टीरिया भी हमारी ज़मीन में मिलेंगे। उससे हमारी धरती को एक पुनः कार्बनिक उसका ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा और उसके जीवाणु बढ़ेंगे, जिससे उसके उत्पादन करने की क्षमता बढ़ सकेगी। अभी आपका मात्र खर्चा कितना लगा? 25 रुपये बायोडिकम्पोज़र और 110 रुपये का एनपीके कंसोर्टिया। मात्र 135 रुपये में आप अपने खाद की जो लागत है उसको घटा सकते हो। बुआई के समय हमें बीज शोधन करना बहुत ज़रूरी है। बीज शोधन क्यों ज़रूरी है? बीज शोधन इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने बीज पर एनपीके कंसोर्टिया को लगाएंगे तो वो सभी हमारे बीजों पर पहुंचकर जब उसका अंकुरण होगा तो उस समय एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की एक फैक्ट्री वहाँ उस जीवाणु के पास उस बीज के पास बन जाएगी, जो उसको हर प्रकार के तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उसके पश्चात, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्नत कृषि तकनीक में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र की बात नहीं करूँगा। मैं ऐसी चीज़ों की बात करूँगा जो कि नई हैं, किसानों को अपनी खेती में एक नया तरीका दे सकती हैं अगर हम उसका सही से प्रयोग करें तो। उसके पश्चात हमें अपनी बीज को नैनो डीएपी से उसका शोधन करना चाहिए। अगर हम अपने नैनो डीएपी से उसका बीज शोधन करते हैं तो फास्फेट हमारी सभी बीजों में, नाइट्रोजन और फास्फेट हमारे सभी बीजों पर चिपक जाएगा और शुरुआत में जो नाइट्रोजन और फास्फेट की आवश्यकता होती है तो हमारे सभी बीजों को मिलेगा
उससे लाभ ये होगा कि जब हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो बीज कहीं गिरता है और हमारे रासायनिक डीएपी कहीं और गिरती है। अभी जब हम उसका बीज शोधन कर देंगे तो सभी के सभी बीजों पर हमें नत्रजन और फास्फेट चिपका हुआ मिलेगा, जो उसके नत्रजन और फास्फेट की मांग की पूर्ति करेगा। उससे सारे के सारे बीज हमारे एक साथ अंकुरित होंगे और उसके बाद हमारी फसल की बढ़वार एक समान होगी। जब फसल एक समान बढ़ती है तो उससे जो भी खरपतवार जो पैदा हो रहे होते हैं वो दब जाते हैं और उनकी ग्रोथ अपने आप रुक जाती है। तो हमें जो फसल चाहिए, जो उत्पादन चाहिए, उसमें बीज शोधन नैनो डीएपी से बहुत कारगर है। जो किसान भाई इसको करते हैं उसका बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिल रहा है, और जो किसान भाई अभी नहीं करते, मेरा उनसे निवेदन है कि आप एक बार करके देखिए। और बुआई के समय हमें सागरिका ग्रैन्यूल का प्रयोग करना चाहिए। सागरिका का क्यों प्रयोग करना चाहिए, इसका मेरे पास कारण है। इसका कारण ये है कि नैनो डीएपी से हमने नत्रजन और फास्फेट दिया, अभी हमें पोटाश देना बाकी है। सागरिका ग्रैन्यूल में पोटाश होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके अंदर सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कोबाल्ट। इन सभी की हमारी फसल को आवश्यकता होती है। जैसे हमें चटनी की भी आवश्यकता है, प्याज की भी आवश्यकता है, खाने में हर चीज़ की आवश्यकता है, उसी तरह हमारी फसल को सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है और उसको हमें ज़रूर देना चाहिए। जो जिंक का काम होता है वो नत्रजन वो काम नहीं कर सकता, और जो नत्रजन का काम है वो जिंक नहीं कर सकता। इसलिए सभी की मात्रा हमें देनी चाहिए। और हाँ, अभी मैं बुआई पे आया था। बुआई के बाद हमें हमारे थोड़ी सी रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग शुरुआत में करना चाहिए, और उसके पश्चात नैनो यूरिया और बाकी बचा नैनो डीएपी का स्प्रे करना चाहिए। जब हम खेत में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का स्प्रे करते हैं तो इससे ये चीज़ हमारे शोध संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित है कि उससे 20 दिन तक लगातार नत्रजन और फॉस्फेट मिलता है। एक मिनट, इसको पूरा कर। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ये जो हमारे साथ अभी सभी ब्लॉग जुड़े हुए हैं, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो आप इसमें ज़रा हाँ आपका करके अपना जवाब दें। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं अपनी बात पे आता हूँ। रासायनिक उर्वरक हम डालते तो पूरा बोरा है, परंतु मात्र वो 5 दिन तक ही हमें हमारी फसल को तत्व प्रबंधन करती है, उसके पश्चात वहाँ से उड़ जाती है। ये चीज़ शोध संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है। जब हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो मात्र 5 दिन तक ही उससे तत्व प्रबंधन होता है, और जब हम अगर नैनो उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उससे 20 दिन तक तत्व प्रबंधन होता है। ये शोध संस्थान द्वारा प्रमाणित है। मैं संस्थान का नाम भी मैं बताता हूँ आपको, सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। वहाँ पर इसका शोध किया गया और उसमें ये बताया गया कि जिससे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी से तत्व प्रबंधन हो रहा है, उससे 20 दिन तक लगातार उसको तत्व मिल रहा है, और जिससे रासायनिक उर्वरकों से हम कर रहे हैं मात्र 5 दिन तक ही उसके पास तत्व है। तो उसमें होता क्या है कि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने पे एक बार में ऊपर उठता है ग्राफ, उसके बाद तुरंत नीचे गिर जाता है। परंतु रासायनिक उर्वरकों, नैनो उर्वरकों में ये एक बार ऐसे चलता है और लगातार 20 दिन तक रहता है।
तो आप जितनी भी कॉस्ट इसमें निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सस्ता पड़ता है। 225 रुपये का नैनो यूरिया, स्प्रे का खर्चा 400 रुपया, 600 रुपया मैं मान लेता हूँ, परंतु क्योंकि ये 20 दिन तक आपका तत्व प्रबंधन करता है तो आपके हर रोज के नत्रजन के तत्व प्रबंधन का खर्चा 30 रुपये आता है। डिवाइड कर लीजिए। और जैसे ही केमिकल फर्टिलाइज़र हम डालें 270 रुपये का यूरिया आता है, और उसको अगर हम डिवाइड करें 5 से, और लेबर की कॉस्ट कुछ ना कुछ तो लगेगी 50-60 रुपया, 400 रुपया को डिवाइड करिए 5 से तो आपका 50 रुपये आता है। वो महंगा पड़ता है। इसके पश्चात क्योंकि वो 20 दिन तक आपको तत्व प्रबंधन कर रहा है तो 20 दिन के बाद इसका स्प्रे पुनः रिपीट कर दें, तो इससे हमारी फसल का तत्व प्रबंधन बहुत अच्छा होगा। आज इस साल हमारे टेस्टिंग मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, आपको आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मुझे। और बाकी दो मैं विजिबल हूँ आपको? हाँ, आप विजिबल हैं। आप कौन से ब्लॉक से बोल रहे हैं? मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। टेस्टिंग के लिए यहाँ से लिंक शेयर की गई थी। ओके सर। बाकी दोनों में देखो आवाज़ आ रही है क्या? अर्पित रघुवंशी नाम से जो जुड़े हैं वो एक बार टेस्ट करें ब्लॉक लेवल से। कार्यक्रम के उपरांत सभी किसान बंधुओं को गौरव पाटीदार पौध वितरण किया जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? मैं सिरोज ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। के बाद आम, नींबू, अमरूद के पौधे वितरण किए जाएंगे सभी किसानों को। तो यहाँ मेरा सभी से निवेदन है जो लोग यहाँ ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने ब्लॉक का नाम लिखिए। आप अपना नाम मत लिखिए, आप ब्लॉक का नाम लिखिए। अर्पित जी आप बोलिए जरा। अर्पित रघुवंशी नाम से जो है। अब आ रही उसके पश्चात वहाँ से ये चीज शोध संस्थाओं द्वारा हमारे जब हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे 5 से काफी समस्या होता है। और जब हमारे नैनो उर्वरक होता है ये शोध संस्थान प्रबंधन होना है। अब उससे मिल रहा है और उससे रासायनिक उर्वरकों को कर रहे हैं वहां से बात है तो उसमें अर्पित रघुवंशी कृपया आप वहाँ पे बुधनी लिखें, बुधनी डिस्ट्रिक्ट सीहोर। अर्पित जी आप नाम चेंज करें वहाँ पे और बुधनी डिस्ट्रिक्ट सीहोर लिखें। तो आपका 50 इसके पश्चात क्योंकि वो 20 मिनट तक
करिए, मैं बोलता हूँ। सिरोंज ब्लॉक से हम जुड़े हैं कार्यक्रम में। अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधे अपने यहाँ लगाएं। ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक तरह का रामबाण है। और उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी जो आज आयोजित की जा रही है, आप उन्नतशील खेती की तरफ बढ़ें। अगर कोई मात्र धान की खेती करता है तो धान के साथ में आपको कुछ सब्जियों का भी खेती करना चाहिए। हर 2 महीने में आपके जेब में कुछ आना चाहिए। अगर आप अपनी खेती में विविधीकरण करेंगे तो आपकी खेती में आपको लाभ मिलेगा और साथ में काम करने वालों को आप कुछ दे सकेंगे। आज 15 अगस्त, इस साल 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये सभी किसान भाइयों से ये निवेदन किया कि हमें खादों का बहुत ही संतुलित प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और ऐसे नए नए तरीकों का भी अपनाना चाहिए जिससे हम तत्व प्रबंधन कर सकें। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से यह आह्वान करना चाहूँगा कि उन्नतशील खेती की तरफ बढ़ें, नए तरीके के तत्व प्रबंधन को अपनाएं। बायोडिकम्पोजर, बायो फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनकी सही तकनीक को समझ कर इसको प्रयोग करें। आपके यहाँ डेमो लगवाएं, डेमो का रिजल्ट देखें, उसके पश्चात इसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक, मानवीय संवेदनाओं को समझने वाले, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय, देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता, बहनों के भाई एवं युवाओं एवं बच्चों के मामा जी, माननीय केंद्रीय कृषि कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी पधार चुके हैं। महोदय, आपके आगमन से हम सभी हर्षित और गर्वित हैं। कृपया करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जोरदार स्वागत करें। माननीय सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर डीके सोलंकी सर से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आज हमारा बड़ा अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में इस गरिमामयी कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य अतिथि एक ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने किसानों की तरक्की को ही अपनी राजनीतिक आधार बनाया है। किसानों और ग्रामीण का विकास उनकी प्राथमिकता में है और सही मानों में वो जो हम कहते हैं कि किसान पुत्र, सही मानों में वो किसान पुत्र हैं और वो हर किसान परिवार के साथ में एक परिवार के सदस्य की तरह ही मिल जाते हैं। ऐसी जोरदार शख्सियत आज हमारे बीच में है। तो आइए हम जोरदार तालियों की गूंज से मध्य प्रदेश को कृषि प्रदेश बनाने में योगदान देने वाले महानायक का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही आज हमारे बीच में हमारे इफ्को के उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी, जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, आज हम उनका भी स्वागत करते हैं अपने प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए हैं और उन्होंने बहुत लंबे समय तक सहकारिता एवं ग्रामीण विकास में बड़ा लंबा योगदान दिया है। हम आज भी उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में हैं हमारे विपणन निदेशक महोदय डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, साथ साथ
हमारे साथ में जो इस क्षेत्र के जो विधायक जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, उनको सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री हरि सिंह सप्रे जी, विधायक कुरबई, श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह रघुवंशी जी गंजबासौदा, श्रीमती गीता रघुवंशी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री महाराज सिंह डांगी जी, ये सारे, और हमारे जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष साथ साथ पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन जी, इन सब का हम अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम में हमारा डिजिटली वर्चुअल माध्यम से भी हम कई जगह से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे किसान इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। आज मैं बता दूं, हमारे बुधनी से माननीय सांसद विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी और उनके साथ में बहुत सारे किसान वहाँ जुड़े हुए हैं। गंजबासौदा में हरि सिंह रघुवंशी जी, शमशाबाद में श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, कोरबई में श्रीमती ममता महाराजी डांगी जी और सिरों से माननीय उमाकांत शर्मा जी ये जुड़े हुए हैं। इनके साथ से बहुत सारे किसान इस कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंच से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को माँ सरस्वती को पुष्पार्पण करके और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मैं आदरणीय मंच से निवेदन करता हूं कि वो माँ सरस्वती पे माल्यार्पण एवं तो माँ सरस्वती का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्वागत भाषण की इस कड़ी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी और हमारे विपणन निदेशक डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी का साल श्रीफल और बुके से स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं हमारे उपाध्यक्ष इफको श्री बलबीर सिंह जी और हमारे विपणन निदेशक डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी से कि वो मंत्री जी का विधिवत रूप से स्वागत करें। एक मोमेंट ठीक है। एक स्मृति चिन्ह के रूप में, चूंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो हम इसी कड़ी में मैं हमारे विपणन निदेशक महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो विधायक हैं सप्रे साहब, उनका भी बुके से स्वागत करें। अब क्या करें, जो वर्चुअल जुड़े उनका ही बोल दो। और जो इस कार्यक्रम में हमारे वर्चुअल जुड़े हैं, जितने भी विधायक या जितने भी अधिकारीगण और जो वहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो किसान भाई वर्चुअल माध्यम से हमसे जुड़े हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही ठीक
स्वागत की इस कड़ी को मैं यही विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो किसानों ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये किसानों का कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में किसानों के अपने जो अनुभव हैं वो यहाँ शेयर किए जाएं, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उन अनुभवों का फ़ायदा उठा सके। तो मैं आज इस कड़ी में मैं विदिशा जनपद पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी जी रह गए थे, उनको आमंत्रित। अच्छा स्वागत के लिए वो मना कर रहे हैं। ठीक। हाँ, तो श्रीमती वर्षा शुक्ला जी रायसेन से हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव हमारे किसान भाइयों के बीच शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। आदरणीय मामा जी, यहाँ उपस्थित सभी किसान साथियों और मंच पर आसीन सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्षा शुक्ला है। मैं ग्राम बरदा पमौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन से हूँ। विगत 6 वर्षों से मैं किसानी कर रही हूँ और विगत 6 वर्षों से मैं किसानी कर रही हूँ। जब मैंने किसानी करने का सोचा तब मैंने देखा कि बहुत सारे किसान अपने खेत में यूरिया, डीएपी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने सोचा हमको ये नहीं करना है, हमको एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करना है जिसमें हम खादों का कम से कम इस्तेमाल कर सकें और हमारी गौ आधारित खेती को प्रमोट कर सकें। हमने इसका रास्ता निकाला अवशेष मुक्त खेती, जिसमें हम खेती करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी गौमूत्र और गोबर से भी बनी खादों का उपयोग करते हैं। हेलो, इससे बेटी कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं? सर, हमने जब शुरुआत की थी तब हमने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी इफ्को का यूज़ किया था। उसके बाद सागरी का यूज़ किया। फिर हमने अपनी गोबर और गौमूत्र से भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के रूप में भी कारगर होती हैं। सर, उससे उपज के उत्पादन पे कोई अंतर तो नहीं पड़ा? अगर हम रेसिड्यू मुक्त अवशेष मुक्त खेती करते हैं तो हमने ये पाया कि अगर जो किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनकी उपज कम होगी, लेकिन रेसिड्यू फ्री करने के साथ हमारी उपज बराबर रहेगी और हमारा जो अंत प्रोडक्ट है उसमें किसी तरह के केमिकल अवशेष नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे, आपको बधाई। और कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैंने ना इस साल अपना रिटेल लॉन्च किया है। कुछ प्रोडक्ट्स मैं चाहती हूँ कि आप टेस्ट करें, क्योंकि जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमको टेस्ट वैसा ही आ रहा है जो पहले हमारे दादा नानी जी के टाइम पे। जरूर बेटी, बहुत बहुत बधाई। बेटी के लिए ताली बजाएं। ये भैया बर्तन भाड़े थोड़ी देर में कर लेने बार, किसानों की गोष्ठी तो हो जान दो, नहीं खाने पीने में ही लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आवाज आने दो, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे बर्तनों की आवाज ज्यादा आ रही। इसी कड़ी में शांति रखो यहाँ। इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं थान सिंह यादव जी को, सोनपुरा बिरसा निवासी, वो अपने अनुभव को शेयर करें। जी जी। अगला नाम डॉक्टर सुधीर भट्ट जी, यहाँ आके बैठाएं। ठीक। सम्मानीय हमारे लोकप्रिय भारत के कृषि मंत्री महोदय एवं हमारे बड़े भाई साहब, हम खेती तो करते चले आ रहे हैं। आपके फार्म से और डेयरी से हमने बहुत कुछ सीखा और डेयरी का उपयोग भी कर रहे हैं। बीजा अमृत और जीवा अमृत बना के भी अपने सब्जी भाजी में डाल रहे हैं और बर्मी खाद का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, लागत भी कम हो रही है। वर्तमान में देश के किसानों के हित में, देश के हित में सहकारी संस्था सबसे बड़ा काम किसानों के हित में कर रही है। पहले हम लोग डीएपी और यूरिया का उपयोग करते थे लिक्विड। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने जो नया आविष्कार किया है 20 प्लस यूरिया और डीएपी, जिसका उपयोग करने से हमें एक तो लागत भी घटी है और हमारा फायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों कि 269 रुपये की बोरी मात्र 225 रुपये में हमारा जो नैनो यूरिया मिल रहा है और 1350 की बोरी 600 रुपये में मिल रही है, जिससे हम लोग बीज का उपचार कर रहे हैं। हमने पिछले 2-3 वर्षों से गेहूं का बीज का उपचार करते हैं तो बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिलती है और 100% बीज हमारा उसमें जर्मिनेशन होता है। उसके बाद हम उसका नैनो का स्प्रे भी करते हैं, पड़नी छिड़काव, उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उससे हमें दोनों से हमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और कई वर्षों से हम इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। और किसानों के हित में वैज्ञानिकों ने नया आविष्कार जो किया है, उन इफ्को कंपनी के भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मैं मामा जी को और बड़े भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ
कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के चौथी बार भारत के कृषि मंत्री और सांसद बन जाए, उन्हें शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी अपने अनुभव शेयर करने के लिए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुधीर भट्ट जी का, वो आए और इस अवसर पर अपने अनुभव हमारे किसानों के बीच में जो उन्होंने खेती में जो प्राप्त किए हैं उनको हमारे बीच में किसानों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको लाभ प्राप्त कर सकें। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि ये वो किसान हैं जिनने कुछ नए प्रयोग किए हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और सुन के लगता है कि हम में से भी किसी को थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, और इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए। आज की संगोष्ठी में मंच पर आसीन भारत के कृषि मंत्री, विधायकगण, इफ्को के अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं मेरे किसान बंधु साथियों, मैं अपने खेत के अंदर रासायनिक खादों का उपयोग करता था, धीरे धीरे मिट्टी कड़क होती चली गई, उत्पादन घट गया, गुणवत्ता कम हो गई। तो मैंने ये किया कि बीज का उपचार किया डीएपी नैनो से, और उसके बाद मैंने बोनी करने के बाद पहले पानी के ऊपर दानेदार यूरिया डाला और उसकी भी कम ये किया, मैंने उपयोग किया, और बाद में मैंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का स्प्रे किया। मेरा खेत नहर से काफ़ी दूर पड़ता है, पानी कम मिलता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि उत्पादन तो कम होगा, पर मैंने निश्चय किया था कि उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, तो मैंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग किया। बाद में मैंने देखा कि मेरे जो गेहूं का उत्पादन हुआ उसका दाना एकदम बोल्ड और चमकदार था, और मुझे मंडी में भी उसका रेट अच्छा मिला, एवं गांव के अंदर भी लोग मेरे से बोल रहे हैं कि हमें बीज के रूप में इसको दो। तो मैं इफ्को का जो उत्पाद है और उनके जो तरल खाद है उसका अधिक से अधिक उपयोग करने का मैं सब लोगों को बोलूँगा, जिससे कि उसकी मिट्टी, जो खेत की मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता बची रहे। और साथ ही मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अब की बार मैं मिलेट का उपयोग करना चाहता था, मिलेट का उत्पादन के लिए, फिंगर मिलेट, रागी, पर उसका मार्केट मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, उसका मार्केट छत्तीसगढ़ है, उसका मार्केट महाराष्ट्र है, उसका मार्केट कर्नाटका है। तो मिलेट का हम उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमें आसपास कहीं उसका मार्केट मिल जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मिलेट्स की बात की है। निश्चित रूप से इस दिशा में हमारे मंत्री जी कुछ काम करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में प्रद्युम्न शर्मा जी, जो पिपरिया जिला बिरसा से हैं, वो अपने अनुभव शेयर करेंगे। इसके बाद धनराज डांगी जी। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी का आदरणीय श्री कृषि मंत्री जी और हमारे इफ्को के जो डायरेक्टर, उन सभी का मैं हार्दिक आभार करता हूं कि उन सब लोगों ने हम लोगों के लिए, हम किसानों के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे लिए यहाँ पे कामयाब हमारी खेती कैसे करी जाए और अपना कीमती समय देकर हम लोगों के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जब मैंने यहाँ पे खेती चालू करी, मैं पिपरिया गांव, जाजौन पिपरिया का और कुल्हाड़ सरनौटा गांव का कृषक हूँ। पूर्वजों की कृपा से 2 जगह मैं खेती कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमने खेती चालू करी तो लगता था कि हर लोग कहते थे कि भाई कहाँ उलझ गए, लेकिन अब ये समझ में आता है कि इतनी बड़ी संस्था और हमारे यशस्वी श्री कृषि मंत्री जी हम लोगों को कैसे कामयाब किया जाए, उसके लिए कीमती समय निकाल के नए नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है हमको। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने खेती चालू करी तो एक हमेशा से दिमाग में क्वेश्चन था कि मिट्टी कड़क क्यों होती चली जा रही है, कि पहले तो हमारे सारे पूर्वज वगैरह, मतलब एक पीढ़ी पहले ही दादाजी वगैरह बैल से हाँक के पूरी खेती कर लेते थे, लेकिन आज हमको मिनिमम से मिनिमम 50 HP ट्रैक्टर लगता ही है। उसका कारण ये है कि जो हम लोग दानेदार DAP और दानेदार यूरिया का जो प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता तो कम हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी मिट्टी भी कड़क होती चली जा रही है। अब उसके एक विकल्प के तौर पे अगर सोचते हैं कि भाई बगैर DAP के, दानेदार DAP के, बगैर दानेदार यूरिया के अगर हम खेती नहीं कर सकते, तो ऐसा संभव नहीं है भाइयों।
उसके लिए एक विकल्प हमारे कृषि विशेषज्ञों ने जो तैयार किया है और भारत के साइंटिस्टों के द्वारा जो तैयार किया गया है, उसका विकल्प है नैनो डीएपी और नैनो यूरिया। अब होता क्या है, जैसे एक बाउल में, एक उदाहरण के तौर पे मैं एक बात करूं कि हमारी भूख 4 रोटी की है, अगर 25 रोटी रखी भी हो तो हम ग्रहण तो सिर्फ 4 रोटी ही करते हैं। अब जैसे ही हम अपनी सीडिंग करते हैं, बोनी बखरनी के बाद में, मान के चलो हमने गेहूं का बीज बोया है, तो उसको अगर 16% ही पोटेशियम चाहिए तो वो 16% ही लेगा, वो मतलब 46% या 48% नहीं ले लेगा। तो नैनो डीएपी जो हमारा काम करता है, जैसे हम सीड को कल्चर कर देते हैं, उससे बीज उपचार करें, उसको उसी समय मिला दें गेहूं में, तो फ्रॉम द फर्स्ट आवर हम अपने बीज को डीएपी दे रहे हैं, जो कि दानेदार डीएपी में क्या होता है कि जब उसको मॉइस्चर मिलेगा, वो घुलेगा, तब हमारा बीज उसको ग्रहण करेगा। लेकिन ऐसा होता है कि नैनो डीएपी में कि वो लिक्विड रहता है, उसकी कोटिंग कर दें हम अपने गेहूं के साथ में, तो वो तुरंत ही डीएपी की जो उर्वरक क्षमताएं हैं वो उसको फ्रॉम द फर्स्ट आवर मिल जाएंगी और हमारा जो भी जर्मिनेशन है, सीड का ग्रोथ है, वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही होता है। पिछले साल मैंने अपने 50 बीघा के खेत में मात्र 10 बोरी डीएपी के साथ, मतलब 50% मैंने अपनी डीएपी, दानेदार डीएपी को कम करके और नैनो डीएपी को सम्मिलित किया और मेरे को शरबती में 7 साढ़े 7 का एवरेज मिला, कोई एवरेज में गिरावट नहीं हुई। और इस साल मैंने मतलब धान में दानेदार डीएपी का नाम मात्र का एक दाना भी किसी भी सोसाइटी से लिया नहीं है और बगैर डीएपी के ही मैंने अपनी सारी खेती करी है। और कहने को मिसाल के तौर पे मैं अकेला नहीं हूँ, उदयपुर के भी एक किसान है, गंजवासुदा से पास में एक उदयपुर गांव है, वहाँ पे भी एक किसान है, उन्होंने धान लगाई, तो उनके भी डीएपी उन्होंने नाम मात्र का भी इस्तेमाल नहीं किया, नैनो डीएपी से ही सारी खेती करी है। अब जैसे कि खाद के तौर पे हम इफ़को पे भरोसा कर लेते हैं और नैनो पे हम भरोसा ना करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सरकारी उत्पादों में इतना कोई मतलब किसान को एक हिसाब से वर्गला के या गलत चीज़ बेची जाए। तो मेरे भाइयों, और सबसे बड़ी कीमत ये है कि हमारी मिट्टी की जो कीमत है, हमें जो मिट्टी हमारे पूर्वज दे के गए हैं, उसी से हमारा सारा खेल होना है, उसी से हम अपनी खेती पैदा करेंगे, खेती में उपज लेंगे। और आज मिट्टी की ये हालत होती जा रही है कि दिन प्रतिदिन वो कड़क होती जा रही है और उसकी उर्वरक क्षमता अत्यधिक दानेदार डीएपी और दानेदार यूरिया से कहीं ना कहीं गिरती ही है और 100% ही गिरती है। ये हैंस प्रूफ बात है कि मिट्टी कड़क होती जा रही है। पहले से बात करो तो पहले नरम थी, आज कड़क है, हम उसको 3 से 4 बाव करके उसको नरम करते हैं, उसके बाद हम उसकी पे बोनी कर सकते हैं। बगैर उसके तो बोनी भी नहीं होती, पहले एक एक बाव में लोग बोनी कर देते थे। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण निकल के आता है कि भाई दानादार डीएपी और अत्यधिक मात्रा में उसका प्रयोग करना। आज कहने की अगर कीमत देखी जाए तो बगैर सब्सिडी के 2400 रुपये लगभग डीएपी की कीमत है। तो अगर हम ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं धनराज डांगी जी को, जो अपने अनुभव शेयर करें। डांगी जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं धनराज सिंह डांगी, ग्राम सहमरा कला, तहसील बैरसिया, ज़िला भोपाल का किसान हूँ और मैं खेती ही करता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन डीएपी दाने वाला यूज करते थे, अभी भी करते हैं किसान, कोई हम भी करते हैं। तो मैंने पहले 3 साल पहले एक बार डेमो लिया था नैनो डीएपी का, नैनो यूरिया का। तो थोड़ा सा उसमें लोगों को झिझक तो आई थी, मुझे भी आई थी, लेकिन मैंने छोटा सा ही डेमो लेके देखा तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उससे पानी भी नहीं लिया मैंने, फसल में पानी नहीं लेना पड़ता है नैनो का। तो फिर मैंने आधा आधा किया इस बार गेहूं में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। और अब तो मैंने इस बार सोयाबीन में पूरा का पूरा ही सोयाबीन से जैसे बीज उपचार करके बोया है और 30-40 दिन की उम्र में मैंने बढ़िया स्प्रे किया है और बहुत अच्छी फसल है। तो मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूं कि सब नैनो का ही उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे मिट्टी पूरी कड़क नहीं हो रही है। जो भैया ने पहले बताया है, ये बात बहुत सत्य है कि भाई पहले ज़मीन बहुत नरम थी, इस बार अब ये दाने वाले से बहुत कड़क हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई ये मार्केट में भी बढ़िया मिल रहा है, रेट भी कम है और अपनी जो सरकार है वो इसमें अनुदान भी दे रही है
नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, इस दोनों पे। तो मैं समस्त किसान भाइयों से यही कहूँगा कि ये इस कड़ी में मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे इफ्को के विपणन निदेशक महोदय डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी का, जिनका बहुत लंबा अनुभव है किसानों के बीच में काम ये करने भैया का। ये सोच रहा है कि खाने के बर्तन बजा बजा के उधर बुला लें सबको, ताकि सुने ही नहीं कोई। कितनी बार कह दिया भाई, बाद में लगा लेना यार। सर ठीक सर। आज इस बड़े गौरवशाली और सम्मानित मंच, जिसको सुशोभित करने के लिए एक ऐसा महानायक, जनसेवक, हम सबका लोकप्रिय और कृषि के लिए ही नहीं समस्त चीज़ों का एक सम्यक हल निकाल करके एक सत्य के आधार पर जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अपना करके, उनको फॉलो करके और एक अथक परिश्रम करने वाला एक यशस्वी युग पुरुष माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने समय दिया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि विदिशा में मैं एक बार और कार्यक्रम बड़ा कर चुका हूं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम है, मुझे समय भी नहीं लेना है। जो भी हमारे किसान भाइयों ने बताया उससे संबद्ध करते हुए हमने पूरी कृषि को 5 सूत्र, मैंने आज से नहीं 2004 में 5 में हमने एक परियोजना चलाई थी। मैं केवल 5 चीज़ें बताऊंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला हमारा सूत्र था मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रयोग। मृदा परीक्षण की सुविधा हम यहाँ प्रदान करते हैं निःशुल्क। आप लोग किसी भी सहकारी समिति पे सैंपल इकट्ठा कर लें, हम ले जा कर के उसकी जांच करा के आपको देंगे। अगर मृदा परीक्षण के आधार पर ही आप संतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं और साथ में जैविक और जीवाणु खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से केवल इसी से 25% रासायनिक उर्वरक को कम किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसके बाद जो वैकल्पिक और चीज़ें आई जो अभी पहले किसान भाइयों ने बताई हैं, उनके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो माननीय कृषि मंत्री महोदय ने बहुत ढंग से उनको नियंत्रित किया है और उसको एक तरीके से एक मुख्य धारा में जोड़ने का जो उनको प्रयास है वो निश्चित रूप से रंग लाएगा और एक दिन हम रासायनिक खाद के प्रयोग को आधा नहीं और इससे कम करने में सफल होंगे, ऐसी मेरी एक संकल्प है। और हर दम हम उनके साथ मिलकर उनकी नीतियों के हिसाब से, उनके कार्य जो उनका निर्देशन है उसके हिसाब से हम काम करने को तैयार हैं। मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान को याद करता हूँ। एक उनका संकल्प आया, कृषि सचिव और DGICR ने मुझे पत्र लिखा, हमने पूरे देश में 3840 कार्यक्रम इफ्को के माध्यम से विभिन्न सहकारी समितियों में, संस्थाओं में कराए। दूसरा हमारा सूत्र है कि फसल चक्र भी हमको ठीक करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, हम एक ही तरीके की फसलें न लें, किसी न किसी तरह से वर्ष में एक नकदी और एक दलहनी फसल का समावेश जरूर करें। हमारी धरती माता का स्वास्थ्य में अपने आप सुधार हो जाएगा। साल में अगर एक बार दलहनी फसल का आप उगाओगे तो अपने आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति में जो कड़े होने की बात करते हो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा हमारा सूत्र है जो बहुत ही ध्यान से सुनिए, पशुपालन। प्रत्येक व्यक्ति को, किसान को, हम जब छोटे छोटे थे, हम भी एक छोटे किसान के ही बेटे हैं, तो 2-3-4 भैंस और 1-2 गाय हमारे यहाँ रहती थी। तो खेती का जो करने का सारा कुछ उस समय खाद तो थी नहीं। गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, उससे के कूड़ा करकट को हम लोग गड्ढा खोद करके उसमें दबाते थे। सड़क पे नहीं फेंकते थे जैसे अब फेंका जाता है,
और गोबर में पाइप लगा करके उसको बहा देते हैं गलियारे में या सड़क के ऊपर, वो बहुत ही हानिकारक है मित्रों, वो प्राण तत्व है। खेती में जो ऑर्गेनिक कार्बन कभी 2 और 1 हुआ करता था, अब 0.3 और 0.1 हो गया है। स्थिति का आकलन करिए। बहुत सारे उत्पाद हैं, जैव उर्वरक, NPK, कंसोर्टिया, बायोडिकम्पोजर, जीवामृत, घनामृत, और साथ में आप जो हमने तकनीक ईजाद की है उसको भी एक बार आजमाइए तब प्रयोग करिए। हम नहीं कहते कि आप लीजिए ज़बरदस्ती किसी से, एक बार प्रयोग करके देखिए तब उसको शुरू करिए। तो इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है फसल चक्र परिवर्तन की। और पशुपालन क्यों अच्छा है? उस समय खेती के लिए अगर कोई कुटीर उद्योग था, इससे उत्तम कोई कुटीर उद्योग नहीं था। मट्ठा बेचा नहीं जाता था, दूध और घी ही बिकता था, उससे ऊपर के खर्चे चलते थे। हम लोगों की पढ़ाइयाँ उसी से ही हुई हैं। तो मित्रों, पशुपालन मत छोड़िए। पशुपालन अगर छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से बिना उसके खेती संभव नहीं होगी। एक और सूत्र, उसको ध्यान से सुनिएगा, वृक्षारोपण। हमने उस समय 2005-06 में प्रण किया था कि हम लोगों को 5 पेड़ लगवाएंगे, एक नीम का, एक आंवले का, एक बेल का, एक आम का और एक नींबू का। अगर 5 पेड़ जिसके घर में हैं, घर के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ आंवला भी होगा, बेल भी होगा, नींबू भी होगा, अमरूद का भी होगा और साथ में एक नीम होगी। मित्रों, ये सहकारी संस्था है हमारी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी यूरिया नीम कोटेड होगी, हमारे प्रबंधन ने सोचा इतना नीम का तेल कहाँ से आएगा। हमने एक नीम की परियोजना की। हमारे देश के बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक हैं। जो परियोजना हमारी जाने वाली थी विदेश में, हमने प्रबंधन से आग्रह करके उसको अपने देश में करके दिखाया। और नीम को 4 गुणों के आधार पर हमने एक रिसर्च की कि नीम का पेड़ जो 6-7 साल में फूल देता है, 3 साल में देने लगे, उसका उत्पादन ज़्यादा हो, उसमें तेल ज़्यादा हो और उसमें जो एजेडिक्टिन है वो ज़्यादा हो, वो हमने लक्ष्य पा लिया है। और 6 नीम की प्रजातियां पिछले साल ही भारत सरकार के द्वारा रिलीज की गई हैं, जिनका संवर्धन हम कर रहे हैं और उसका नीम का अच्छी प्रजातियां आपको देंगे। और उसके साथ वृक्षारोपण का क्या अभिप्राय है, क्या इसका फायदा है? हमने सोचा अगर नीम की बौनी प्रजातियां विकसित की जाएं, ड्वार्फ और हाई डेंसिटी क्रॉप नीम की खेती हो, सारे विकल्प हमारे पास हैं। नीम ही एक ऐसा वृक्ष है जो इस ब्रह्मांड के सारी वनस्पतियों, सारे जानवरों और हमारी मानव जाति के समस्त कीड़े और रोग मार सकता है। उसकी हम खेती कराना चाहते हैं और वो लक्ष्य भी बहुत दूर नहीं है। वो परियोजना हमारी 2 साल से चल रही है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। वैज्ञानिकों को हमने कहा भाई बहुत तेज करिए, हमारी आयु हो गई है, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपके रिटायर होने के पहले ही हम प्रजाति बना के देंगे, और हम रिटायर भी हो जाएंगे तो भी परियोजना नहीं छोड़ेंगे। हमें ड्वार्फ और हाई डेंसिटी क्रॉपिंग, उसका आंकड़ा क्या है मेरा, ध्यान से सुनिए उसको। अगर 1 एकड़ में 300 नीम के पेड़ लग जाएं और निबौली जल्दी आने लगे, और जब तक निबौली नहीं आती हम दूसरी खेती करें, और एक पौधे से अगर 15 किलो नहीं तो 10 किलो ही निबौली हो, तो 30 से 40 कुंटल निबौली 1 एकड़ में पैदा होगी। राजस्थान सरकार आजकल 63 रुपये किलो में खरीद रही है। आप सोच लो कितने पैसे बनेंगे। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए अगर 1 एकड़ से मिलता है किसान को नीम की खेती करके, और उससे जो निकलने वाला एजेडिक्टिन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकता है 2.5 लाख रुपए किलो का, तो सारा जैविक नहीं हो जाएगा क्या? तो ये कुछ सूत्र हमने बनाए थे, बहुत समय नहीं है। मैं एक बार फिर सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, माननीय कृषि मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे समय दिया
और ये बहुत शीघ्रता में कराया गया कार्यक्रम है सर। अगर हम लोगों से कोई त्रुटि हो उसको मैं विनम्रता से आज क्षमा मांगता हूँ। और साथ में आगे ऐसे ही कुछ हमें कार्यक्रम करने के लिए, कुछ किसान कृषि जागरण के लिए अवसर प्रदान करेंगे तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग बहुत उत्साही, बहुत सद्भावी, बहुत सहयोगात्मक हैं। मैंने खुद देखा है 2 बार आके। मैं आप सभी को नमन करता हूँ और मंच को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में पूरी जो खेती के गुण हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को अवगत कराया और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने दिनचर्या के काम में, खेती में उपयोग करेंगे। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इफ़को के उपाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं और कि वो इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शन करें। श्री बलवीर सिंह जी। इफ़को और किसानों के कार्यक्रम में पधारे देश के अभूतपूर्व कृषि मंत्री, जन जन के नेता। और जन जन के नेता आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए कि मध्य प्रदेश के ही नेता है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों और कार्यकर्ताओं के दिलों में वास करने वाले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित विधायक जी, मंच पर सभागार में विराजमान सभी भाइयों बहनों, किसानों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारी आदरणीय चौहान साहब से भेंट हुई। विशेष रूप से इस कार्यक्रम से हमारा कोई सीधा मतलब नहीं था। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष जी को आना था, दिलीप भाई संघानी जी को, लेकिन एक अपरिहार्य कारण से वो नहीं आ सके तो उन्होंने मुझे भेजा। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत अच्छे काम पे ड्यूटी हमारी लगा दी। मैं तो चौहान साहब से मिलना चाहता था। हमारी मुलाकात हुई। आप अभूतपूर्व मैंने इसलिए कहा कि छोटी बड़ी किसानी मैं भी करता हूँ, तो पहली बार मैंने देखा कि हर गांव में कृषि वैज्ञानिक खेतों पर जा रहा है, किसानों को नई नई तकनीकों की जानकारी दे रहा है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। इसलिए आप अभूतपूर्व किसान कल्याण मंत्री। एक बात मेरे दिल में आती है, मैं रक्त से राजपूत हूँ इसलिए मक्खनबाजी नहीं करता, लेकिन मैं चौहान साहब मन की बात कहता हूँ कि हालांकि आपने बहुत लंबा राजनीतिक सफर तय किया। आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद रहे और तमाम जिम्मेदारियां रहीं, लेकिन हमारा मन ये कहता है कि आपका असली राजनीतिक सफर अब शुरू होने वाला है। आप बहुत चरम पर पहुंचोगे हिंदुस्तान के, और तभी वास्तविक रूप से वैसे मोदी के राजनीतिक सफर असली अब शुरू होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप रात दिन किसानों के लिए और मजबूती से, भाजपा कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। यहाँ पधारने पर आपका, आपके साथियों का, विधायक जी का, जिलाध्यक्ष जी का और सभी किसान भाई बहनों का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का हृदय से और इफ़को की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं, जो हम सब काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे जिनको सुनने के लिए, उन शख्सियत को अब हम आमंत्रित करते हैं उनके मार्गदर्शन लेने के लिए, उनका आशीर्वचन लेने के लिए। परम आदरणीय माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आज काफ़ी लंबे समय से हम उनका सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है और व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकाला है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय से मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि वो आए और मैं मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं जान रहा हूं भूख का टाइम हो गया और बर्तन भी बज रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर चर्चा करके अपन फिर भोजन की तरफ भी प्रस्थान करेंगे। आज हमारे बीच पधारे हुए इफ़को के उपाध्यक्ष आदरणीय बलवीर सिंह जी, जरा ताली बजा के उनका स्वागत करें। हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। इफ़को के
निदेशक दिल्ली से आए हैं, जिन्होंने बहुत उपयोगी बातें हमको बताई, डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। मंच पर उपस्थित कुरवाई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरी सप्रे जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष महाराज सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश जी, तोरण सिंह जी, लेकिन हम जो यहाँ बैठे हैं वो ही नहीं है। आज अलग अलग जगह हमारे माननीय विधायकों के नेतृत्व में वर्चुअल जुड़े हुए और यहाँ उपस्थित किसान बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरे विधायक साथीगण, चाहे सूर्य प्रकाश मीणा जी हो, हरि सिंह रघुवंशी जी हो, उमाकांत जी हो, प्रभुराम जी हो, सुरेंद्र जी और रमाकांत भार्गव जी हो, वो भी वर्चुअली अलग अलग जगह से जुड़े हैं। एक तो आज बहुत अच्छी खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी, हम पर दुनिया के कुछ देश दादागिरी कर रहे थे। बाजार खोलो पूरा खेती के लिए, हमारा गेहूं, हमारा चावल भारत आने दो, और दादागिरी की कोशिश थी। लेकिन हमने कहा देखो, हमारा और तुम्हारे किसानों का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यहाँ के किसानों के खेत है 10,000 एकड़ के, 15,000 एकड़ के, और वहाँ की सरकार भी सुविधाएं देती है। और हमारे किसान हैं 2 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, 5 एकड़ तक। 86% किसान हैं 5 एकड़ से नीचे। अब आप बताओ, अगर उनके लिए बाजार खुल जाता तो अपना नुकसान होता कि नहीं होता? अरे बोल के बताओ ना, होता कि नहीं? हमारी चीजों के दाम सबके गिर जाते हैं जो हम कृषि उत्पाद पैदा करते हैं। हमने कृषि विभाग ने पूरी ताकत से अपना पक्ष रखा, हम भी मैदान में डटे रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। अंत में फैसला यह हुआ कि चाहे कुछ हो जाए, हमारे किसानों के हितों को सुरक्षित रखेंगे, हम बाजार नहीं खोलेंगे। हमारे किसान, हमारे पशुपालक, हमारे मछुआरे, तुम तुम्हारे देश में पैदा करके हमारे यहां बेच दो, हमारा किसान कहां जाता है? और आज गर्व के साथ कह रहे हैं, भारत आज ऐसी स्थिति में है कि दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करता है। मोदी जी ने भी कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। एक बार तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हम पर टैरिफ लगा दिया। सोच रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली जाएगी, गिर जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे। अरे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से बाकी, मगर अभी तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लोग सोचते थे भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, तूफान मच जाएगा, लेकिन आज ही आपने जिनने अखबार पढ़े हैं ढंग से, भारत की अर्थव्यवस्था 0.5% जीडीपी की ग्रोथ हमारे यहां हुई है, दुनिया में सबसे ज्यादा, 3 महीने में दुनिया में सबसे ज्यादा। और कृषि का योगदान उसमें अमूल्य है। किसान भाइयों, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसा उत्पादन किया इस साल कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ। 3.7% कृषि की ग्रोथ देके हमने अन्न के भंडार भर दिए। गेहूं, चावल, मक्का, अरे वो जमाना देखो जब कभी PL 480 अमेरिका का सड़ा गेहूं खाते थे। आज भंडार लाल गेहूं।
आज भंडार भरपूर है। और एक बात कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कह रहा हूं, किसान भाइयों, भारत सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। आपके हितों पर आपका बाल बांका नहीं होने दिया जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तीसरी बार सरकार बने हुए 1.25 साल हुआ है, और कृषि मंत्री के नाते, ग्रामीण विकास मंत्री के नाते, क्योंकि खेती और ग्रामीण विकास तो एक ही है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं, प्राण। अन्नदाता, अन्न देता तो ही तो जिंदगी चलती, जीवन दाता। और मेरा सौभाग्य है कि किसानों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। दिन रात एक बेचैनी है मन में, और क्या करें, और कैसे बेहतर करें, और कैसे अच्छा करें। कल ही मैं कर्नाटक में था। पूरा हिंदुस्तान किसान, किसानों के खेत, किसानों की फसलें, उत्पादन में आने वाली समस्याएं, हर जगह किसानों के। देखो, कृषि मंत्री कोई दिल्ली में बंगले में बैठे तो कोई खेती ठीक कर सकता है क्या? अरे गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखे, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखे, फसल नहीं देखे, तो वो काहे का कृषि मंत्री? और इसलिए अकेला मैं नहीं, अभी बता रहे थे योगेंद्र जी, बलबीर जी, मैंने तय किया जितने साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक अपने पता है? 16,000 कृषि वैज्ञानिक। अब ये 16,000 बैठे लैब में, वहां रिसर्च कर रहे हैं। कभी लैंड पे जाते नहीं, खेत में। मैंने कहा भैया लैब में बैठे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो इस रिसर्च का किसान को कुछ पता है क्या? बोले हमारा काम नहीं, हमारा काम तो यही है लैब में। मैंने कहा जब तक लैब को लैंड से नहीं जोड़ोगे, जब तक वैज्ञानिक और किसान नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। और वैज्ञानिक को बताना चाहिए आके कि फलानी चीज करो तो फलाना होगा, काम होगा। तो हमने निकाले वैज्ञानिक 2170 टीमें बना के, तब भी निकले। और अब 3 अक्टूबर दशहरे के दूसरे दिन से रबी की फसल के लिए फिर वैज्ञानिक निकलेंगे, गांव गांव आपके बीच जाएंगे। हर गांव नहीं पहुंचेंगे, 5-10 गांव के बीच में एक गांव, वहां बाकी किसान इकट्ठे होंगे। खेती में उन्नत तकनीक का प्रयोग कैसे करें, खेती को फायदे का धंधा कैसे बनाएं, खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाएं और उत्पादन की लागत कैसे घटाएं। 2 ही चीजें जरूरी है। केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं होगा। उत्पादन बढ़ाए और दे यूरिया, दे DAP, दे पेस्टिसाइड। पता चला कि जब फसल पक के तैयार आई तो DAP यूरिया पूरा पी गया मुनाफा, पल्ले पड़ा ही नहीं कुछ। औषधियों का त्यों कुनवा डूबा क्यों, पैदावार तो हुई लेकिन लागत इतनी लग गई। तो दोनों चीज करनी पड़ेगी, एक उत्पादन बढ़ाना है, दूसरा लागत घटाना है। अभी किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने कुछ अनुभव बताए अपने कि कैसे खादों का नैनो का प्रयोग करके, मैं चूंकि काफी बताया जा चुका, उस पर नहीं बोल रहा हूं, हम खाद की लागत घटा सकते हैं। 6 सूत्री कार्यक्रम अपना किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान पे भरपाई और कृषि का विविधीकरण। एक बात जो आपने योगेंद्र जी आपने कही, देखो पुराने जमाने में अपने बाप दादा बुजुर्ग पूर्वज कहते थे भैया 4 खूंट पे 4 फसल बोइयो, चना भी बो, मसूर भी बो, तिबड़ा भी बो, बटरा भी बो, गेहूं भी बो। अब अपन पिले दे सोयाबीन या धान और गेहूं। सोयाबीन या तो धान, अब धीरे धीरे धान आ गई सोयाबीन की जगह, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। तो धरती खराब होगी, क्योंकि
जो दलहनी फसलें थी वो अपने आप चना, मसूर, बटरा, बटरी, ये दलहनी फसलें जितनी हैं इनमें ये नाइट्रोजन छोड़ती है धरती में, जमीन में। अपन ने दे सोयाबीन, अब सोयाबीन में इतने रोग लगे कि धरती में ताकत ही नहीं रही सोयाबीन पैदा करने की। तो फसल चक्र बदलने की बात, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम करते रहेंगे। अच्छा, मैं भी किसान हूं और यहीं खेती कर रहा हूं। इस बार मैं एक मीटिंग अपने खेत पे ही किसानों की करूंगा जी। जरा बाले माले निकल आए धान की, तब ले जाऊंगा मैं भी। और मैं भी सब्जियां पैदा करता हूं और खुद ही खेत में जाता हूं। ऐसा नहीं है कि राजा बाबू बने। मैंने शिमला मिर्च भी लगाई। देखो, किसान को तो करना ही पड़ता है काम। और अभी भी कई किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं, मामा फिटफाट है। काम करते हैं तो फिट रहते हैं। लेकिन कई तरह के फैसले हुए अभी आप बता रहे थे, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। लेकिन खाद लेने जाओ, डीएपी, यूरिया, तो डीलर कहता था कि ये 2 बोतल ये भी ले जाओ। अब चाहिए हमें डीएपी और दे रहे हैं बोतल, और बोतल में भी सही है कि पेस्टिसाइड या दूसरी चीज, ये भी पता नहीं है। नैनो की बात अलग है, लेकिन पता नहीं बायो स्टूबलेंट के नाम पे कितनी चीजें बिक रही थी। 30,000 दवाइयां बिक रही थी। मैंने बुला के पूछा, भैया ये 30,000 दवाइयां बोतलों में बिक रही है, किसानों को पकड़ा रहे हो पैकेट बोतल, इनका कहीं वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है कि इनसे कोई फायदा है? आप आश्चर्य करोगे, वैज्ञानिक परीक्षण का प्रोटोकॉल ही नहीं था। जिसके मन में आया बना रहा और बेच रहा, ले जाओ। हमने एक तो फैसला ये किया है, आप ध्यान से सुन लें और कोई गड़बड़ करे तो बता देना। अगर जरूरत डीएपी की है, यूरिया की है, नैनो की है, तो वो ही ले जाएंगे। उसके साथ दूसरी बोतल नहीं कोई देगा, और नहीं तो एफआईआर कराना, मैं देखूंगा। ये जबरदस्ती नहीं दे सकते कि इसके साथ ये ले जाओ। कोई दादागिरी है किसी की? किसान की मर्जी, जो चाहे खरीदेगा। और ये मैं बायो स्टूबलेंट की बात कर रहा था, जब मैं बना कृषि मंत्री, पूछा तो बोले नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बनाओ। कहने लगे 1 साल अनुमति दे दो, बनी रखी है, और तब तक बना लेंगे, नहीं तो फिर कोई दवाई जाएगी नहीं। हम कहा हो 1 साल ले लो भैया। 1 साल के बाद पूरा हो गया तो कहले 1 साल और दे दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हमने 3 महीने में कहा कि परीक्षण कराओ। कहाँ? आईसीआर के इंस्टीट्यूट में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जब वैज्ञानिक डाल के देखे 3 जगह और उत्पादन बढ़े और उसकी रिपोर्ट आए तो मानेंगे ये दवाई सही है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो 30,000 में से 22,000 तो आई ही नहीं। 8,000 ने कहा कि हम आएंगे, उनमें से कराए तो 642 दवाइयां काम की निकली भैया। 642 बाकी नहीं बिकने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, जब तक वैज्ञानिक सिद्ध ना करें। नहीं तो पैसा लग रहा है फालतू। दवाई दे दी सोयाबीन की, फलाना डालो। अब पता चला खेत में वो तो मरा ही नहीं, कचरा, खरपतवार, सोयाबीन मर गया बेचारा। खेत में पहुंचा, मैंने कहा ये नहीं चलेगा। लाइसेंस रद्द हो गया, किसानों को मुआवजा मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व की किसानों के लिए कई फैसले हुए हैं। एक किसान भाइयों, अब हम शुरू करने वाले, जो मेरी चिंता है, प्रधानमंत्री जी की और बड़ी चिंता है कि कैसी खेती किसान करे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बना रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पशुपालन भी जरूरी है। अब पहले तो बैल, भैंस, गैया सब थी, अब ट्रैक्टर भैया आ गया। तो बंधी भी अगर कोई गौ माता थी, दूध नहीं दो तो दो 1 लठ जा।
अब घूम रही सड़कों पे, और घूम रही है सड़कों पे, छोड़ी अपन ने, और कहने लगे सरकार इंतजाम करे इनका। देखो ये गाय का गोबर गोमूत्र जरूरी है भैया, उतनी मत पालो, लेकिन खेती फायदे का धंधा कब बनेगी? हम एक तो फसलें पैदा करें, और फसल इस बार मैं मसूर भी लगा के आपको बताऊंगा मसूर का उत्पादन कैसे बढ़े। और भूल ही गए, मसूर, बटरा, चना, तोर खत्म ही हो गई, तुअर, अरहर, राहर, दर्शन ही नहीं हो रहे परमेश्वरी के, कहां गई? और विदेशों से मंगा रहे वो एलो पीज, तूर की जगह वो एलो पीज खा रहे हैं। ये चीजें पैदा करनी पड़ेगी हमको, और जैसे गेहूं में तय किया वैसे ही मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करेगा किसान खरीदेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, चिंता मत करना, हम खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हमको बदल बदल के चीजें बोनी पड़ेगी, और पशुपालन साथ में, तो दूध के काम में मैं पूरी ताकत के साथ यहां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 6000 बहनें यहां दूध के काम में एक भाग्योदय करके उन्हें एफपीओ बनाया। 6000 बहनों की आमदनी आप पूछो 10,000 रुपया महीना के आसपास हो गई है। तो हमको ये चीज जोड़नी पड़ेगी, खेती के साथ पशुपालन। खेती में भी विविधता, कुछ फल भी करो, थोड़ी सब्जी भी करो। अब लोगों ने कहा कि मामा टमाटर पैदा कर ले रे, पहले तो 50 रुपया किलो थे, बाद में 2 ही बिके। तो हमने एक योजना और बनाई कि अगर कीमत गिर जाती है और किसान को यहां मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन यहां तो बिक रहा है 2 रुपया किलो, अच्छा पूरे सीजन नहीं बिकते, 3-4 महीने का सीजन है, तो कभी 40-50 भी बिक जाते हैं, कभी 20 भी, 25 भी, 10 भी, 12 भी, कभी कभी और नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आएंगे तब भी दिल्ली बंबई में महंगे बिकते हैं। तो हमने एक योजना और बना दी, राज्य सरकार की किसी संस्था के माध्यम से अगर आप महानगरों में ले जाओगे अपने ऐसी सब्जियों को, आलू, प्याज, टमाटर, तो ले जाने का भाड़ा आप नहीं दोगे, सरकार देगी। ये अभी योजना बना दी हमने ताकि उचित बाजार मिल जाए। ऐसी एक नहीं कई चीजें करी हैं, एक के बाद एक जो जो चीजें देखते चले आ रहे हैं उनमें कैसे सुधार करें उसकी कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, अपने ये जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, आसपास देवास, इतनी अच्छी मिट्टी है, क्यों साहब, है कि नहीं? और अभी अपनी मिट्टी बची हुई है, लेकिन अगर पूर दी अपन ने, दे डीएपी, दे यूरिया, एक दिन ये भी सांसें तोड़ने लगेगी। तो संतुलित उपयोग करना है खादों का। मैं नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा है, संतुलित उपयोग, कितना डाले कितना नहीं डाले। अब एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करेंगे, सॉइल हेल्थ के बाद कार्ड का उपयोग कैसे करें। मैं 3-4 जिलों में, मैं तो पूरे देश में करूंगा कोशिश, सबके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएंगे और कार्ड के मुताबिक आप खाद डालो। आप बताओ, 2 आदमी, मैं और आप, मैं दुबला पतला और कोई पहलवान मेरे संग मोटा तगड़ा। अब पहलवान तो 50 गुलाब जामुन खा सकता है भैया, अगर मामा को आपने 50 गुलाब जामुन खिला दी तो मामा क्या हुआ भाई? हर खेत में खाद की जरूरत अलग है, मिट्टी के तत्व अलग है, अलग अलग उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना जिंक है, कितना सल्फर है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड में पता चलता है। तो जिस चीज की कमी वो ही डालो ना। उनका धन्नू डाल रहा हो यार, तो मन्नू ने भी उड़ दिया ले। अब मन्नू के खेत में जरूरत नहीं थी, ज्यादा पड़ गया, तो बताओ फसल, जमीन अच्छी रहेगी, फसल अच्छी होगी क्या? नहीं होगी। अच्छा, फेंक के डालने वाले सिस्टम में भी आपने देखा कहीं तो हरी कच्चा फसल और कहीं पीरी पीरी हो रही, क्यों? क्योंकि सामान डलता ही नहीं है, कहीं ज्यादा फिक रहा है, कहीं कम फिक रहा है। अगर नैनो का प्रयोग करो
धीरे धीरे ड्रोन का उपयोग बढ़ाओ तो सामान खाद जाएगी। इसी से 15-20% उत्पादन में अंतर आ जाता है भैया। मैं भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो मेरी धान बताऊंगा आपको, मैं खुद ही देख रहा हूं और इन तरीकों से कर रहा हूं मैं। तो कम लागत में कैसे ज्यादा फसल हो, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। और ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम देखो, मेरे लिए तो तुम ही भगवान, जीवित जागृत देवता यही बैठा है। मेरी बहनें भी बैठी है, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तो लखपति दीदी का कार्यक्रम भी मेरे ही जिम्मे किया है मोदी जी ने, उसमें भी लगाऊं आमदनी बढ़े। गरीब नहीं रहने देना है, गरीबी नहीं रहने देना है, आमदनी बढ़ाना है, गांव को गरीबी मुक्त करना है। खेती, खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अब सब नहीं कर सकते लेकिन जो कर सकते हैं बकरी पालन, और कुछ तो मछली पे भी हाथ अजमा रहे हैं, हालांकि मैं दूर हूं उससे। क्या कि अलग अलग कृषि वानिकी, अब नीम की बात बताई आपने, कई राज्यों में हो रहा है ये। निमोली चमत्कारी चीज है, मुनगा, मोरंगा अंग्रेजी में कहते हैं, पत्तियां तक इतनी उपयोगी है, तो हम वो भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जी जान लगाऊंगा आपके साथ। आज मैं आपको इफ्को को मित्रों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम ऐसे और कार्यक्रम करेंगे, आज तो जल्दी जल्दी में हुआ, लेकिन जगह जगह किसानों को एजुकेट करने के कार्यक्रम, और विकसित कृषि संकल्प अभियान में भी किसानों को गांव में जाकर बताएंगे कि भैया ये करो तो आमदनी बढ़ेगी, गांव ठीक होंगे, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मामा की जिंदगी सफल हो गई। और क्या चाहिए, बची खुची और निकल जाए सेवा में यार। तो दिन और रात इसी प्रयास में लगे हैं अपनी खेती को। और मैं फिर कह रहा हूं, अनावश्यक खाद नहीं डालना, नैनो का प्रयोग करें। नैनो के बारे में मैंने इफ्को को भी कहा था कि एकदम हमको प्रमाणित कर देना चाहिए। बीच में गलतफहमी थी कि 4%, 12% की 16%, वो विश्वास हिल गया था बीच में। तो वो मैं आपको ही योगेंद्र जी कह रहा हूं कि प्रयोग करके किसानों को बताए कि ये नैनो है, इतना डालने से काम चल जाता और इतने पैसे बच जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि खाद की आपूर्ति ठीक हो, बाकी व्यवस्थाएं भी बेहतर बना के रखें। आज आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, और आपकी सेवा में जब तक सांस है दिन और रात मैं आपके सेवक के नाते लगा रहूंगा, क्योंकि जनता की सेवा, भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, दुर्गा मैया की पूजा, वो ये सबको संसार में कुछ, उस काम में निरंतर लगा रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से बर्तन खड़क रहे थे, अब तुम्हें छूट है भाई, बज गए 4, भूख भी जोर से लगी है। जरा ऐसा परसों के सबको आनंद आ जाए। उसके पहले दिव्यांग बच्चों के लिए आपने दो कार्यक्रम होने, एक दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतीकात्मक रूप से उनको किट देने हैं, और दूसरे पेड़ की बात आपने कही, मैं तो रोज ही लगाता हूं, तो कुछ पेड़ यहाँ वितरित करने हैं अलग अलग जगह जहाँ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, वहां भी पेड़ वितरित करने का। हाँ, 25,000 पेड़ यहाँ मौजूद है, तो पेड़ लगाने वाले पेड़ ले सकते हैं ताकि पेड़ लगा सके। इन 2 चीजों के बाद फिर भोजन भी आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मैं भूल गया था, सुन लो भैया ध्यान से। मुकाबला करना है दुनिया का, ताकत से खड़े रहना है, तो बताओ साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो एक काम आप सबको करना है, कोई भी चीज अपने घर में लगे, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, तेल हो, साबुन हो, कोई भी चीज अपने देश में बनी खरीदना है, विदेशी नहीं खरीदना है। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे अपने धल्लू कल्ला मन्नू पन्ना का बिकंदर भैया हो, काहे को विदेशों में पैसा जाए? तैयार हो सब? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके
इस अवसर पर सर हम आपका अवसर का लाभ लेते हुए जो दो कुपोषित बच्चे हैं उनको टोकन रूप में हम ये यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह के करीब 50 बच्चों को इफ़को के द्वारा इस तरह की जो किट दी जाएगी। जो कुपोषित बच्चे हैं यहाँ हम टोकन के रूप में सिर्फ 2 बच्चों को मंत्री जी के हाथों से ये किट हम वितरित करा रहे हैं। इस अवसर पर एक बच्ची है राधा और दूसरा कीर्ति, इन दोनों बच्चियों को मंत्रियों के हाथ से हम ये कुपोषित किट जिनके कारण बच्चों का ये कुपोषण है वो दूर होगा। निश्चित रूप से इस तरह की जो किट हैं वो 50 इफ़को द्वारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये दी जा रही हैं बेसा जिले में। टोकन रूप में आज 2 बच्चों को यह दिया गया है, एक बेटी राधा, दूसरी कीर्ति। इसके साथ साथ इस अवसर पर जो कि आज के एक वृद्ध वृक्षारोपण पर कार्यक्रम है, बाहर आपको पौधे सभी को वितरित किए जाएंगे। आप आराम से सारे लोग पौधे लेकर जाएं, उन पौधों को लगाएं। लेकिन आज इस अवसर पर हम 10 किसानों को टोकन रूप में यहाँ से मंत्री जी के हाथों से ये हम वृक्षों को वितरित कराएंगे। इस अवसर पर धनराज डांगी लेने आए। जाओ। धनराज डांगी जी, नकल सिंह जी, प्रताप सिंह यादव, लखन सिंह, परबत सिंह, सुधीर भट्ट, सुमित डांगी, बिरजू किशोर राठी, जो यहाँ पे आते जाएं, ये टोकन रूप में आपको वहाँ दिला देंगे। आपको बाहर सभी को पौधे मिल जाएंगे, सबके किट बनी हुई रखी है। यहाँ से हम 10 किसानों को मंत्री जी के हाथों से ये किट आपको दिला रहे हैं पौधों की। इसमें 4 पौधे हैं। इसमें आम का पौधा है, अमरूद का है, नींबू का है और नीम का पौधा है। इन पौधों को सिर्फ यहाँ से ले जाना ही नहीं है, इसको सही तरीके से कृपया व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि इस तरह मंच पर चढ़ के थोड़ा सा कृपया व्यवस्था बनाएं। सभी को ये पौधे मिलेंगे। सभी किसानों को 4-4 पौधे लेके जाना है। आप लोग सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करने के पश्चात जितने भी किसान यहाँ पे आए हैं, प्रत्येक किसान को 4-4 पौधे दिए जाएंगे। आम, अमरूद, नींबू और नीम के पौधे। सभी लोग से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भोजन करें और भोजन करने के बाद पौधे लेकर के ही आप लोगों को सभी को जाना है। कृपया मंच पे इतना भीड़ नहीं करें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया मंच से नीचे उतर जाएं। मंच पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सभी लोगों के लिए पौधों की व्यवस्था की गई है। जितने भी किसान हैं सभी को 4-4 पौधे दिए जाएंगे। पौधे 25,000 यहाँ पे आए हैं। पर्याप्त मात्रा में पौधे हैं। सभी लोगों को आम, अमरूद, नीम और नींबू के पौधे दिए जाएंगे। सभी किसानों से आग्रह है कि कृपया भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करने के पश्चात पौधे ले जाएं। धन्यवाद सर। मैं अब आमंत्रित करता हूं रजनीश पांडे सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर उसकी तो अपील हो रही है, अपील चल रहा है। 3.5 लाख रुपए स्वीकार भी
घूम के हो जाओ भाई।